हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एनालिसिस की हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ चुके हैं और इसमें हम 9 सितंबर यानी कि आज 2024 को आज जो है आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले गाइज हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो वीडियोज है ये दे चुके हैं जिसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको विद आंसर पूरी डिटेल के साथ में कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है गाइज। आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस देने में कामयाब रह पाएं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे ये विनीता जैन जी जो कि आगरा से हैं, इसके अलावा हरीश कुमार जी जो कि चंडीगढ़ से हैं और प्रहलाद जी। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये हमारी एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रही है। इसके अलावा एमटीएस की भी और जीडी की भी हमारी टेस्ट सीरीज है, तो आप डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से, उसके बाद में हम मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले हम जीके जीएस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? सही जवाब टोडरमल रहेगा। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे ये टोडरमल थे। तो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल जो थे इन्होंने मुगल साम्राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में काम किया था और उन्होंने संयुक्त वजीर और वकील हम सल्तनत दोनों के रूप में काम किया था। वहाँ जो है 4000 का मनसबदार था और मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक था। क्लियर है। उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक के रूप में सेवा की। क्लियर है। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पर बात की जा रही है टोडरमल के अधीन जो है 15 और दीवान थे जिन्हें अकबर के 15 सूबों के लिए नामांकित किया गया था। बीरबल की अगर अपन बात करें तो बीरबल ने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मुख्य सेनापति के रूप में काम किया है। बीरबल ने वहाँ एक सारस्वत हिंदू भट्ट ब्राह्मण परामर्शदाता थे। कौन? बीरबल। बात करें राजा मानसिंह की तो राजपूताना में राजा मानसिंह आमेर के 29वें कछवाहा राजपूत राजा थे और मुगल बादशाह अकबर का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सेनापति था। ये नवरत्नों में से एक ये था राजा मानसिंह भी। तो ये आप है, अगर इनसे बने आगे भी तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 77 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 77। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 77 है भारत सरकार के कार्य संचालन से रिलेटेड है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से लेन देन करने के लिए और मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने के लिए नियम बनाते। क्लियर है। अनुच्छेद 77 के खंड 1 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं और भारतीय जो संविधान है इसके अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है क्योंकि लगातार आपके जो अभी तक पैटर्न देखा गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में गाइज अनुच्छेद से आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी और भी टॉपिक है, हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं जिनको आपको 100% कर लेना है। शिल्पतिकारम किसने लिखी? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है तो इलांगो आदिगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलांगो आदिगल एक चेरा राजकुमार, जैन भिक्षु और एक कवि थे। इलांगो अडिगा को शिल्पतिकारम के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। शिल्पतिकारम तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। शिल्पतिकारम 5730 पंक्तियों की एक कविता है और महाकाव्य शिल्पतिकारम का एक साधारण युगल कनक की और उनके पति कोवलन की एक दुखद प्रेम कहानी बेसिकली है। तमिल के 5 महान जो महाकाव्य है ये कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बना है शिल्पतिकारम वाला इस तरह से। यहाँ पर देखिए मणिमकलाई, इसके अलावा शिवका चिंतामणि, वलैयापति और कुंतल काशी, ये 5 महाकाव्य महान महाकाव्य तमिल के। तो याद रखिएगा इन 5 को क्वेश्चन बनेगा। 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो ये जाकिर हुसैन साहब को मिला था। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन
1988 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं और इन्हें 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण भी मिल चुका है, यानी कि 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। तो भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं ये। जाकिर हुसैन साहब जो है तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं, याद रखिएगा। अल्लाह रखा जो है इनका नाम आपने पढ़ा ही होगा, याद करा होगा, वादक वाद्ययंत्र से रिलेटेड। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं जाकिर हुसैन साहब, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड ये मिला था। तो याद रखिएगा 1992 और 2009 में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे बना है पद्मश्री 2024 किसे मिला है। इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट बता पाना वो पॉसिबल नहीं है बिना ऑप्शंस के, क्योंकि 110 लोगों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। तो 110 लोगों में अगर कुछ हिंट मिल पाए, नाम मिल पाए तो फिर बता पाना पॉसिबल होता है, बाकी ऐसे तो बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित जो पद्म पुरस्कार है ये प्रदान किए हैं। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2 युगल मामले, एक युगल पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, शामिल है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी NRI, PIO और OCI व्यक्ति श्रेणी में शामिल है, ये हैं 8 विदेशी, और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी और 9 मरणोपरांत व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा कि 2024 में जो पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया, या कितने विदेशी लोगों को दिया गया, या कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म भूषण कितने दिए गए, पद्मश्री कितने दिए गए, पद्म विभूषण कितने दिए गए, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत ने प्रथम एशियन हॉकी चैंपियनशिप कब जीती थी। तो ये 1966 में भी जीती थी भारत ने। 1966 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए एशियाई खेलों में बलवीर सिंह के शानदार प्रयास के दम पर भारतीय टीम विजेता बनी थी और भारत ने एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। सबसे पहले 1966 में, जो कि क्वेश्चन बना है, प्रथम एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती थी भारत ने 1966 में। 1998, 2014 अपने नाम किए हैं ये बेसिकली स्वर्ण पदक, तो वहीं उनके नाम पर 9 रजत और 3 कांस्य पदक भी हैं। अगला क्वेश्चन है नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये ओडिशा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्सव त्योहार वाले वीडियो में हमने इसको काफी अच्छे तरीके से कवर करवाया था आपको। तो हम आपको बता रहे हैं लगातार जो क्वेश्चंस हम कवर करवा चुके हैं वहीं से आ रहे हैं। आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सारी व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। नुआखाई या नवाखाई का नाम है, मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी जो ओडिशा है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। नुआखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नई फसल की पूजा की जाती है इसमें, और लोग अपने परिवार के साथ मिलकर फसल का पहला चावल खाकर इसे बनाते हैं। नुआखाई जो है जुहार अपने प्रियजनों के साथ उपहार साझा कर रहे हैं और इस अवसर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और एकता के प्रतीक के रूप में एक परिवार के साथ में आ रहे हैं। ये नुआखाई जो जुहार। अब यहाँ पर एक और आपसे क्वेश्चन बना था फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में छठ पूजा से रिलेटेड। तो याद रखिएगा सूर्य भगवान की जो पूजा है या सूर्य देव की पूजा की जाती है किस उत्सव में, किस पर्व में की जाती है। तो छठ पूजा में। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध और पर्व है। बिहार एक प्राचीन भूमि है जिसकी जो धर्म में गहरी जड़ें हैं। तो बिहार के लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्योहार है जो सूर्य देव को समर्पित है। बिहू जो है ये असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, यह याद रखिएगा। बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का। ये जाति पंथ धर्म आस्था और विश्वास के बावजूद सभी असमियों लोगों द्वारा खुशी और प्रचुरता के साथ मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो पोंगल को थाई पोंगल भी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका में तमिलों द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुदिवसीय हिंदू फसल उत्सव है और ये तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई महीने की शुरुआत में मनाया जाता है और आमतौर पर यह 14 तारीख को के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र है और इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत हर नागरिक को बिना किसी सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक या किसी अन्य तरह के दबाव के अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य जैसे तत्वों के अधीन रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है।
विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता, ये पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य थे। ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन ऑप्शन मिला था आपको। तो योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत को 5 वर्ष की अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए, इसीलिए भारत की जो विकास योजनाओं हैं इनको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और इसके 4 मुख्य उद्देश्य: विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ऐसे हर एक योजना का कुछ अलग अलग लक्ष्य था, बट अगर ओवरऑल अपन देखें तो यही टारगेट था पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जो हमने आपको बताए। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 74 से 78 तक चली थी, ये 1974 से 1978 तक। ये योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन, रक्षा पर केंद्रित थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्मित मोरारजी देसाई सरकार जो थी इसने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रशांत प्लेट एक महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत प्लेट का अधिकांश हिस्सा जो है समुद्री परत से बना हुआ है, न्यूजीलैंड और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों को छोड़कर। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव का सबसे दक्षिणी महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव का स्थल है। अंटार्कटिक का आकार लगभग 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यूरेशियाई की बात करें तो यूरोप और एशिया के अधिकांश महाद्वीप यूरेशिया प्लेट में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनिक अम्ल का सूत्र आपसे क्वेश्चन बना है तो C3H7COOH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नारा से दिया है, नारा किस वर्ष दिया गया था, क्वेश्चन नारा किसी ने दिया था, तो याद रखिएगा किसने कौन सा नारा दिया था। इस तरह से जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है ये नारा, हे राम ये महात्मा गांधी का है, करो या मरो ये भी महात्मा गांधी का, भारत छोड़ो ये भी महात्मा गांधी जी का है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये था यूसुफ मेहर अली का। यानी कि भारत छोड़ो जो है महात्मा गांधी का और अंग्रेजों भारत छोड़ो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। इन सभी नारों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनाए, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू जो है धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, इसको ये स्पष्ट करता है। लू पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी और लहकदार गर्म और शुष्क हवा, गर्म हवा होती है ये, जो उत्तर भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। और ये मई और जून का जो महीना होता है इसमें तेजी से चलने लगती है या तेजी से चलती है। इसके 45 से 50 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक उच्च तापमान के कारण इससे संपर्क में आने से अक्सर जो घातक उष्माघात है या हीट स्ट्रोक है ये हो सकता है, क्योंकि यह बेहद कम आर्द्रता और उच्च तापमान का कारण बनती है। लू का वनस्पति पर भी गंभीर सुखाने वाला जो प्रभाव है ये पड़ता है, जिससे मई और जून के महीनों के दौरान इससे प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से भूरापन जो है ये देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे जो छोटी रामसर साइट है ये कौन सी है? तो रेणुका वेटलैंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन से 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये है। इस वेटलैंड का जो क्षेत्रफल है सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर है और इसे 15 अक्टूबर 2022 को 12 को माफ कीजिएगा 15 अक्टूबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है और मीठे पानी के झरनों, भूमिगत कास्ट संरचनाओं वाला है। निचले हिमालय ढलानों से बहने वाली एक छोटी सी धारा से ये पोषित होती है। ये झील जो है जीवों की कम से कम 443 प्रजातियों और 19 तरह के इचिथियोफोन का घर है बेसिकली ये, और यहाँ कई तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ पश्चिमी हिमालय में स्थित है और प्राकृतिक आपदाओं और विवर्तनिक उथल पुथल से बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चटगांव शस्त्रागार छापे के नायक कौन थे? तो सूर्यसेन थे। सूर्यसेन याद रखिएगा 1930 में किया था इन्होंने ये चटगांव शस्त्रागार जो छापा है इसके नायक थे सूर्यसेन। सूर्यसेन एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। सूर्यसेन ने गणेश घोष, लोकनाथ बल और अनंत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया था। उन्होंने चटगांव के 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और उन्होंने शहर को अलग थलग करने के लिए टेलीफोन और टेलीग्राफ सिस्टम को नष्ट कर दिया था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्षांश तथा देशांतर रेखा से रिलेटेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना। तो इनसे क्वेश्चन आपका बना है अक्षांश और देशांतर से जुड़े कुछ सवाल जवाब अगर आपसे क्वेश्चन में बने तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती है, ये पता होना चाहिए आपको। ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं
अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, तो इनकी डायरेक्शन भी याद रखना है। अक्षांश पूर्व से पश्चिम, देशांतर ये भूमध्य रेखा के समांतर होती है। पूर्व से पश्चिम जो होती है ये अक्षांश रेखा होती है, देशांतर रेखा भूमध्य रेखा जो होती है इसके समांतर होती है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, चित्र में 4 ऑप्शंस में 4 चित्र दिए थे आपको, और क्वेश्चन में पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कौन सा है, इनमें से बताइएगा चारों में से। आपका कलरफुल चित्र था वो, जो कि कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके का जो चित्र आपको मिला था वो आपको क्लिक करना था। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये एक डबल लेयर्ड कोशिका ऑर्गेनेल है, और जिसमें बाहरी जो परत है छिद्रयुक्त होती है और आंतरिक जो परत होती है अपने आप मोड़ी हुई होती है, जिसे क्राइस्ट कहा जाता है। और बेसिकली एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है 50 से 5000 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक लुमेन में राइबोसोम, फॉस्फेट कण और डीएनए अणु होते हैं। इसमें अपने स्वयं के प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइमों की मदद से कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो ऑक्सीकरण है ये होता है। तो गाइस यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस मिले ये हमने पूरे के पूरे आपको कवर करवा दिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है शिफ्ट के, तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से सारी चीजें पता कर पाए, है ना। तो आप कमेंट में कमेंट जरूर से कर दीजिएगा उन क्वेश्चंस को। बाकी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं। क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज ई बुक वगैरह है। एसएससी सीजीएल के लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जीडी के लिए भी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है टेस्ट सीरीज, तो इन पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है, तो इनरोल जरूर से आप कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ फिर से तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम मैथ्स की ओर आगे बढ़ेंगे। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन है। परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आपके बने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने। SICI से 1 क्वेश्चन, एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन है आपका। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। DI से 4 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। LCM SCF से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन है। रेशियो से 1 क्वेश्चन है। पाइप एंड टंकी से 1 है। ट्रेन से 1 क्वेश्चन है। और एजिस वाले 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये पूरा मैथ्स का हमने बता दिया कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे। देखिए गाइस यहाँ पर अगर अपन बात करें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो इनमें जो टॉपिक आपको फर्स्ट में सेकंड में देखने को मिला वही टॉपिक आपको थर्ड में भी देखने को मिले। यानी कि जो टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो टॉपिक आपका ज्यादातर पूछे जा रहे हैं DI, आपका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, सेकंड में 1 बना था क्वेश्चन, इसमें 4 बने। तो ऐसे जैसे कि आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बन रहे हैं, लाभानी से बन रहा है, प्रतिशत से बन रहा है ना, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बन रहा है। तो इन लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन टॉपिक को आप अच्छे से करिएगा, यहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर आपको फंसने के चांसेस मिलेंगे, है ना। तो आयु वाले भी देखकर जाए। रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है। पासे यानी डाइस से 2 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है। सिलोज्म से 2 क्वेश्चन है। आपका कोडिंग डिकोडिंग देख कर जाए 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। मिरर इमेज देखने को नहीं मिला, ऐसा बता रहे थे, हो सकता है बना हो, बट हमें बताया कि नहीं बना। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन बना है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आपका बना है। फिगर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन आपके बने। वर्ड फॉर्मेशन से 1 बना है। और वर्गीकरण वाले 3 क्वेश्चन थे। सिमिलर सेट से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो इस तरह से आपके ये नए देखने को मिले हैं हमें। तो आप देख लीजिएगा किस किस तरह का पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में 3 क्वेश्चन बने हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने। क्लोज टेस्ट से करके जाए 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आपके आ रहे हैं। स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा आइडम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन है। एंटोनियम सिनोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन है। सिनोनियम से देखिए एंटोनियम सिनोनियम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 इससे और 2 इससे सिनोनियम से। वॉइस से 2 क्वेश्चन है। फिलर से 1 क्वेश्चन है। और PQRS वाले भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। इस तरह से पूरा पैटर्न था आज का। ये हमने पूरा का पूरा ओवरऑल आपको बता दिया किस तरह का आपका पेपर छपा है आपके एग्जाम में, है ना। पूरा का पूरा आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस तरह के और क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ तक कि हमने पूरे क्वेश्चंस आपको 25 आपको कवर करवा दिए हैं, है ना। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार यहाँ पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और गाइस जो आपके GS में जो ज़्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन पर भी लगातार वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिएगा,
जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज है, एमटीएस की, एसएससी जीडी की, एमपीएसआई की। इनरोल नहीं किया है तो लिमिटेड टाइम है, इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।